बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम न्यू फर्स्ट ईयर कोर्स बायोलॉजी का जो है उसे कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले जो चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्रू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, व्हेन वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन वी आर फेमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। जो सबसे दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हम सबसे पहले उनको ही स्टडी करेंगे, जिसकी बेस पे जो है वो चैप्टर का नेम रखा गया। जो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, दूसरा क्लासिफिकेशन है। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे पास इसलिए हेल्पफुल हैं क्योंकि ये हमें एक तो एरिया ऑफ लाइफ फॉर्म देते हैं कि किस तरह जो लाइफ है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव की, या आज अगर हम मॉडर्न जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारे इंसेस्टर्स कैसे थे, या आज जो हम कॉम्प्लेक्सिटी में रह रहे हैं हमारे जो सिंपल किस तरह जो लाइफ थी वो बिगिन हुई है एक एरे, और किस तरह जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हमारे रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जिसमें हम अपना इंसेस्टर के साथ रिलेशंस देखते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें जो है वो लाइफ की वैरायटी देती है। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। किसी भी लाइफ फॉर्म की वैरायटी, उसके अंदर कितनी तरह की स्पीशीज़ हैं, किस तरह की जो है वो उसके अंदर चेंजेस हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं, वो सब जो है ये हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। और चेंजेस किस लेवल पे हैं, वेदर वो चेंज जेनेटिक लेवल पे हैं, स्पीशी या इकोसिस्टम लेवल पे हैं, ये सारे चेंजेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। दूसरा फिर इसमें आता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब ये होता है कि हम उनको ग्रुप्स में कर देते हैं। ग्रुप्स हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है तो हम उनको जो है वो आपस में पास जो है वो रख देंगे, यानी कि उनका रिलेशन जो है वो ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से। और अगर उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हैं इट्स मीन दैट कि वो ज़्यादा रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के। और इस तरह जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, हम उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस को एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि अगर एक मैन के अंदर ये करैक्टर है तो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर वो करैक्टर होना ज़रूरी है। तो ये सिमिलरिटीज़ को देखते हुए हम जो है वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो है वो बना देते हैं, ये क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन का मेथड आया वो किंगडम सिस्टम पे हुई क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास 2 आया, 3 आया एंड एट लास्ट 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया गया। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम जब किया गया तो ऑर्गेनिज्म को किंगडम लेवल पे किया गया। किंगडम लेवल जो था ये 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया गया 1969 में बाय रॉबर्ट विटेकर, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, जिसने जो है इनको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल 5 ग्रुप्स में किया। ग्रुप्स थे हमारे पास मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। इसके बाद ये हमारे पास बहुत हद तक अथेंटिक था, लेकिन अब जो मॉडर्न हम क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ करते हैं वो हमारे पास डोमेन सिस्टम है। डोमेन इज़ द लार्जेस्ट यूनिट देन किंगडम। किंगडम जो था वो डोमेन से छोटा था। अब हम हायर लेवल पे यानी कि बड़े यूनिट को यूज़ करें क्लासिफिकेशन के लिए। 1990 के अंदर अमेरिकन माइक्रोबियोलॉजिस्ट आया कर्ल वो, जिसने सुजेस्ट किया कि जो है उसने जो सुजेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स के 2 ग्रुप्स उसने बताए थे। जो हमारे पास पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम था, किंगडम सिस्टम था, उसमें जो था मोनिरा सिर्फ जो था वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप था, बाकी सब जो थे वो यूकैरियोटिक थे। यानी कि इसमें सिर्फ एक ये मोनिरा का जो ग्रुप है वो ही हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में जो है वो यूकैरियोटिक है। लेकिन जब डोमेन सिस्टम आया, डोमेन सिस्टम ने हमें ये बताया कि जो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के हैं। 3 डोमेन सिस्टम यानी कि 3 डोमेन्स में सब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था, और उसमें से 2 जो ग्रुप्स थे वो प्रोकैरियोटिक ही थे, और सिर्फ एक जो था वो यूकैरियोट्स पे कंसिस्ट करता था। तो 2 जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप हैं दैट इज़ आर्किया एंड द सेकंड वन इज़ बैक्टीरिया। टोटल जो डोमेन्स में क्लासीफाई किया गया वो आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया में किया गया।
अब आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, लेकिन सेम होने के बावजूद उनमें बहुत ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो चेंज हैं। वो इतने चेंज हैं कि हम उन्हें एक सेम ग्रुप एज अ सिंगल ग्रुप जो है वो ट्रीट ही नहीं कर सकते, हमें उन्हें एक अलग ग्रुप में रखना पड़ता है। दोनों सेम इंसेस्टर से जो है इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो गए, यानी कि बाद में दोनों में चेंजेस आ गए। इंसेस्टर समहाउ सेम हो सकता है, इंसेस्टर क्या कि प्रोकैरियोटिक इंसेस्टर था उनका, लेकिन अब जब वो इवॉल्व हुए या नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड किया उन्होंने, तो उनके जनरेशन्स इतनी चेंज हो गए हैं कि अब हम उन्हें एज अ ग्रुप जो है, सिंगल ग्रुप जो है, हम उन्हें डील नहीं करते। मोलिक्यूलर एविडेंसेस, जब हम मॉडर्न स्टडीज़ करते हैं या मोलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, तो वो हमें बताता है कि जो आर्किया है वो यूकैरियोट्स के ज़्यादा क्लोज है बैक्टीरिया की निस्बत, यानी कि वो इतना आपस में एक दूसरे से चेंज हो गए हैं कि आर्किया के जो करैक्टर्स हैं वो यूकैरियोट्स से मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो एक साइड चेन का जो है वो साइड ग्रुप हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया एक साइड ग्रुप या आउट ग्रुप हम कह सकते हैं कि ये अलग हो गया है, ठीक है। और ये जो है ये आपस में दो जो हैं आर्किया एंड यूकेरिया, ये आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही बैक्टीरिया इससे स्प्लिट हुआ या अलग हुआ, तो बैक्टीरिया जो था वो तो अलग हो गया, आर्किया जो है वो इवोल्व हो गया यूकैरियोट्स में। आज जो यूकैरियोट्स हैं वो सब जो हैं आर्किया उनका इंसेस्टर है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डोमेन आर्किया। हम जो है आर्किया को डिस्कस करने लगे हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, और ये किस तरह जो है ये हमारे पास एक यूनिक ग्रुप के तौर पे जो है वो आता है। 5 किंगडम सिस्टम में आर्किया के अंदर आते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जब 5 किंगडम सिस्टम आया तो उसमें जो था प्रोकैरियोट्स को रखा गया था किंगडम मोनिरा में, तो पहले इसको मोनिरा के अंदर डील किया गया था। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि हाउ द नेम ड्राइव्ड, या इस नेम का मतलब कि इसको हम क्यों आर्किया कहते हैं, तो जब इसका नेम ड्राइव की बात करें तो ग्रीक ओरिजिन है इसका, आर्कियोस से ड्राइव है, ग्रीक वर्ड है आर्कियोस, जिसका मतलब है एंशिएंट, यानी कि बहुत पुराने। तो ये बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स थे, इसलिए हम इनको आर्किया कहते हैं, ओल्ड, ठीक है। अब ये नाम इनका क्यों रखा गया है, इनको क्यों जो है वो एंशिएंट कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से एंशिएंट टाइम यानी कि बहुत पुराने वक्तों में उससे अलग हो गए, इसलिए हम इसको जो है वो एंशिएंट या ओल्ड या आर्किया का जो वर्ड है वो इनके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर साइज़। इनके साइज़ की बात करें तो अगर हम सबसे पहले एज अ इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें इनका साइज़ चेंज करेगा 0.1 टू 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं। लेकिन जब ये एग्रीगेट या ग्रुप्स बनाते हैं तो हम इनकी लेंथ वाइज इनको मेजर करते हैं, क्योंकि इनका एग्रीगेशन ज़्यादातर फिलामेंट्स की फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक। तो फिर हम इनको इनकी लेंथ से मेजर करते हैं, तब हम इसकी देखें तो 200 माइक्रोमीटर तक इनकी जो लेंथ है वो हो जाती है, इनका साइज़ था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी शेप्स। अब हम इनकी शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो शेप्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेरियस फॉर्म में आ सकती है, ये बहुत वैरायटी है इनकी शेप में। ये स्फेरिकल यानी कि राउंड भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी हो सकते हैं, स्पाइरल, स्पाइरल मीन स्प्रिंग लाइक फोल्डिंग शेप, लूप्ड कोमा शेप्ड, एंड रेक्टेंगुलर, या ये रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकती हैं, यानी कि इनकी जो शेप है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वैराइटीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी रिप्रोडक्शन मेथड, दैट हाउ दे कैन रिप्रोड्यूस। तो इनके रिप्रोडक्शन मेथड में देखें तो इनमें ये एंशिएंट ग्रुप है, तो ज़्यादा जो इनमें रिप्रोडक्शन मेथड देखा जाता है वो एसेक्सुअल देखा गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखी गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मायोसिस आते हैं और वो इनमें नहीं होती। अगर हम इनके बात करें मेथड्स की तो वो एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल में कैसे ये कर सकते हैं, ये बाइनरी फिशन कर सकते हैं, बाइनरी मीन ये दो में टूट सकते हैं, इनकी बॉडी दो में टूटेगी, उसके बाद जो इनके जो पार्ट इनका हाफ होगा, ठीक है। यानी कि अगर इनके माउथ और टेल दो पार्ट हैं तो हाफ होने से एक जो पार्ट है वो माउथ था, एक टेल था, तो जो माउथ होगा वो टेल अपना जो है वो बना लेगी और वो टेल बना लेगी, एंड जो टेल वाला पार्ट था वो माउथ जो है उसको रीजनरेट करके एक प्रॉपर दो ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएंगे। एज इट इज़ मल्टीपल फिशन में क्या होगा, ये बहुत से पार्ट्स में टूटेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें दोबारा जो है वो रीजनरेट करके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशंस भी ऐसे होता है, फ्रेगमेंटेशंस का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, तो वो भी पीसेस में टूटना भी जो है वो फ्रेगमेंटेशन है। या ये बडिंग करते हैं, बडिंग मीन के ये क्या करेंगे, इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या होगा, एक एबनॉर्मल मैस जो है वो ग्रो करेगा,
उभार की तरह का, ठीक है। बाद में ग्रो करता करता वो जब एक प्रॉपर मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनेगा, वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा अपने पेरेंट्स से और इस तरह जो है वो ग्रो कर लेगा। इनमें कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता और कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड माइटोसिस या मायोसिस इसमें नहीं होता। यही सिंपल मेथड जो थे जो इनमें होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ आर आर्किया यूनिक। आर्किया जो है क्या करेक्टर है जो आर्किया को यूनिक बनाता है अपने ग्रुप्स में, हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं वो कैसे होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रेन के बाद नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इतना ज़रूरी, वो बहुत असेंशियल जो पार्ट है वो होता है। अब आर्किया की अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनका पहला करैक्टर यह है कि इसमें जो लिपिड्स है वो ईथर लिंकेज शो करती है। लिपिड्स जो हैं वो ग्लाइस्ट्रोल और फैटी एसिड्स के दरमियान जो है वो ईथर लिंकेज बनाएंगे। और अगर हम दूसरे ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरिया या यूकेरिया को देखें तो उसमें जो है वो ईस्टर लिंकेज होती है। ईथर लिंकेज, दिस वन इज ईथर, जिसमें COC। अगर हम और केमिस्ट्री में जाएं तो हमारे पास ROR, यानी कि दो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ROR, ठीक है। तो ये दैट्स लाइक दिस के COC, इस बॉन्डेज को हम कहते हैं ईथर लिंकेज। अगर हम बात करें ईस्टर लिंकेज की, दैट इज C11O एंड O, यानी कि RCOO एंड R, ठीक है। इसमें जो है 2 आर होते हैं। सी जो है वो 2 जो ओ है उससे कनेक्ट किया गया है, दैट वन इज ईस्टर लिंकेज। और ये जो है ये यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया दोनों में होती है, जबकि आर्किया में जो है वो ईथर लिंकेज होती है। अब हम इनके बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। सेकंड डिफरेंस में ये होता है कि इसमें जो है ये ब्रांच्ड चेन है। जो चेन इनमें अटैच है वो ब्रांच चेन है। इसमें अगर बात करें तो इनकी जो चेन है वो अनब्रांच्ड है, ठीक है। फैटी एसिड की जो चेन है वो ब्रांच्ड होती है आर्किया में। ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरिया और यूकेरिया में वो अनब्रांच्ड होती है, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद हम इनकी बात करते हैं। और आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, और इनकी जो है वो लेस रेजिस्टेंट है। यानी कि आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा सीवियर कंडीशंस पे भी रह सकती है। आर्किया जो है वो हमारे पास इनिशिएट ग्रुप है, यानी कि जब उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी तब अर्थ की जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं थी। टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 120 था, तो ये बहुत आसानी से जो है इस टेम्परेचर को बेयर कर लेते हैं। यानी कि इनकी सेल मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है कि इनको वो इफ़ेक्ट नहीं करती। Now we are going to start the next feature that make the archaea unique in their characters. So the second one feature is cell wall composition. The first one is cell membrane. Now we are going to discuss cell wall. If we are talking about archaea cell wall, this cell wall lacks cellulose and peptidoglycan. ये इनका स्पेसिफिक फीचर है कि इनमें जो है वो ना ही तो सेलुलोज प्रेजेंट है और ना ही जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है और वो इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। पेप्टाइडोग्लाइकन की अगर हम बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर कंपाउंड है। पॉलीमर ये किस किस का है? अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज या ग्लाइकन, ठीक है। तो पेप्टाइड शो अमाइनो एसिड एंड ग्लाइकन मीन ग्लूकोज। तो ये इन दोनों का जो है पॉलीमर है, एक जो है उनके छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा यूनिट जो है वो बन जाता है। और हम बात करें अब यूकेरिया की, तो यूकेरिया के अंदर जो है वो अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सेलुलोज या काइटन से मिलकर बनती है। सेलुलोज जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है और काइटन जो है वो फंजाई में प्रेजेंट होती है। जबकि आर्किया में ये तीनों चीज़ें नहीं होती, ना उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, ना सेलुलोज और ना ही काइटन होती है। अब तो उनकी जो सेल वॉल है, द क्वेश्चन राइज कि वो फिर किससे मिलके बनी होती है। तो उनकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसेक्राइड्स या प्रोटीन से मिलके बनी होती है। और कुछ आर्किया के अंदर सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन देखा गया, यानी कि एक्चुअल पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो नहीं है। जस्ट लाइक के उनमें एक फॉल्स, ठीक है, उससे रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर या फॉल्स जो है वो देखे गए हैं। तो ये इनके जो है वो फीचर था कि इस चेंज की वजह से जो है वो इसको एज अ सेपरेट ग्रुप डील किया जा रहा है।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म के कौन से स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म्स हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि आर्किया के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। आर्किया के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो इसको बहुत ज़्यादा यूनिक या स्पेशल बना देता है अपने करैक्टर्स में, दैट इज़ मेथेनोजेंसिस। इसमें जो है वो मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये करैक्टरिस्टिक सिर्फ आर्किया के पास है, और ये दोनों के अंदर, बैक्टीरिया और यूकेरिया दोनों के अंदर ही नहीं पाया जाता। ये प्रोसेस, मेथेनोजेंसिस का जो प्रोसेस है, ये जस्ट जो है वो आर्किया के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो जो प्रोसेसेस शो करते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फर्मेंटेशन। अब यूकेरिया के अंदर बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर भी ये प्रोसेस होते हैं जो बैक्टीरिया में होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं। वो प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स हैं, लाइक रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, और सम हाउ जो है वो फर्मेंटेशन भी होती है, लेकिन वो एज इट इज़ नहीं होती जैसे बैक्टीरिया में होती है, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स पाथ वे फॉलो करेगी। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक डिफरेंसेस की, कि किस तरह जो इनका जेनेटिक जो है या मोलिक्यूलर एविडेंसेस हैं वो क्या शो करते हैं। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आर्किया का जेनेटिक सीक्वेंस है या उसके जो फीचर्स हैं वो ये शो करते हैं कि ये यूकैरियोट से ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो इसमें अगर हम अपने सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएं, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले जो वर्ड डिस्कस किया था वो क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। इसमें हमने कहा था हम सिमिलरिटीज़ को देखते हुए हम जो है वो उसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बना देते हैं। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ देखते हुए, इनके जेनेटिक सीक्वेंस में या रेगुलेटरी फीचर्स में हम इनकी सिमिलरिटीज़ देखते हुए हम कह देते हैं कि ये जो है ये ज़्यादा क्लोजर हैं, इनका जो रिलेशन है वो ज़्यादा एक दूसरे से जो है वो है क्लोज है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। We are going to study the last topic, that is the major group of archaea। major group of archaea में इसकी क्लासिफिकेशन के तौर पे आप इसे ले सकते हैं, जिसमें इसको क्लासीफाई किया जाता है कुछ ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंसिस की हमने बात की, वो इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो जो है वो ये होता है कि जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे उनको जो है वो हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप का नेम होगा मिथेनोजेन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेलो बैक्टीरिया। हेलो बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये समुंदर, ओशंस में ज़्यादा होते हैं और साल्टी इन्वायरमेंट के यूज होते हैं, क्योंकि समुंदर में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है ये साल्टी या सलाइन इन्वायरमेंट में जो है ये प्रेफर करते हैं वहाँ पे रहने को। नॉर्मली वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है या ये टफ़ कंडीशंस को जो है वो बियर कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। देन थर्मोकोकाई। थर्मोकोकाई मीन्स कि वो जो है, थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी कि वो बैक्टीरिया जो हॉट टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सीडिंग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक 120 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वाटर भी पॉसिबल नहीं, ये वहाँ पे भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ थ्यूमेरक्योटा। इसकी बात करें तो ये वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ये जितनी भी नाइट्रोजन एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक नाइट्रोजन का जो पूरा साइकिल प्रोसीड करेगा, किस तरह जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो रही है या जो है किस तरह वो यूज़ हो रही है, देन वो किस तरह एयर में बैक जा रही है, ये पूरा जो साइकिल है उसमें जो हेल्प करेगा उसको हम ये कहते हैं थर्मोक्योटा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in comment box, and subscribe my channel for the next video for the second lecture. Thank you so much.